सोचिए जरा, अगस्त 1947, दिल्ली में एक आदमी एक बंद कमरे में बैठा है और एक नक्शे पर बस लकीरें खींच रहा है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पेंसिल से खींची ये मामूली सी लकीरें आने वाले दिनों में 2 करोड़ लोगों को बेघर कर देंगी और लाखों लोगों की जान ले लेंगी। तो कौन था ये आदमी? ये थे सर सिरिल रैडक्लिफ, एक अंग्रेज वकील। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि पंजाब कहाँ है या बंगाल कहाँ है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को ठीक ऐसे ही एक आदमी की तलाश थी। कोई ऐसा जो पूरी तरह से न्यूट्रल हो और भारत पाकिस्तान के बीच की वो फेटफुल सरहद खींच सके। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो लकीर कितनी जल्दबाजी में खींची गई, फिर हम उस बंटवारे की असली इंसानी कीमत को समझेंगे। इसके बाद हम चलेंगे कलकत्ता और वहां हुए एक चमत्कार की बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे कि कैसे बिखरे हुए सैकड़ों टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत देश की नींव रखी गई। अंग्रेजों को ना अब ये महसूस होने लगा था कि वो एक बारूद से भरे जहाज पर बैठे हैं जिसमें आग लग चुकी है। उनका बस एक ही मोटो था, डिवाइड एंड क्विट, मतलब बांटो और निकलो। और इसी जल्दबाजी ने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक की नींव रख दी। अब आप सोचिए, रैडक्लिफ को ये नामुमकिन काम करने के लिए सिर्फ कुछ हफ्ते दिए गए थे। उनके पास तो उन जगहों पर जाने का भी समय नहीं था जिन्हें वो बांट रहे थे। उन्हें बस कुछ पुराने गलत सलत नक्शों और भरोसे के लायक ना होने वाले जनगणना के आंकड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ा। अब 2 शहर तो सबसे बड़ी मुसीबत बन गए, लाहौर और गुरदासपुर। लाहौर, जहां हिंदू और सिख व्यापारियों का काफी दबदबा था, वो पाकिस्तान को दे दिया गया ताकि नए देश के पास एक बड़ा शहरी केंद्र हो। और उधर मुस्लिम बहुमत वाला गुरदासपुर, वो भारत को दे दिया गया, जिससे कश्मीर तक एक बहुत जरूरी जमीनी रास्ता मिल सका। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, नहीं, ये तो हर एक चीज का था, फाइलों से लेकर पिन तक। मतलब एक अजीबोगरीब किस्सा तो बत्तखों का है। 1947 में जब 60 बत्तखें इंग्लैंड से आईं, तो सवाल ये उठा कि ये किसकी हैं, पश्चिम बंगाल की या पूर्वी बंगाल की, या फिर क्या इन्हें 30-30 बांट दिया जाए। अब बात करते हैं इसके सबसे दुखद पहलू की। हुआ ये कि माउंटबेटन ने जानबूझकर आखिरी सरहद का नक्शा आज़ादी के 2 दिन बाद तक दुनिया से छिपा कर रखा। उन्हें डर था कि अगर पहले बता दिया तो आज़ादी का जश्न मातम में बदल जाएगा। और जैसे ही 17 अगस्त को सीमा का ऐलान हुआ, पंजाब में इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू हो गया। रैडक्लिफ की एक लकीर ने लाखों सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों को रातों रात अपने ही घरों में अजनबी बना दिया था। देखिए, शांति बनाए रखने के लिए 55,000 सैनिकों की एक पंजाब बाउंड्री फोर्स तो बनाई गई थी, लेकिन 2 करोड़ लोगों के सैलाब के सामने ये फोर्स कुछ भी नहीं कर पाई। चारों तरफ जो हिंसा और पागलपन का माहौल था, उसे रोकना लगभग नामुमकिन था। इस पागलपन का शायद सबसे भयानक सबूत थी वो भूतिया ट्रेनें। लाहौर से अमृतसर एक ट्रेन पहुंची। जब वो स्टेशन पर रुकी तो उसमें से कोई नहीं उतरा। जब दरवाजे खोले गए तो पता चला कि पूरी ट्रेन लाशों से खचाखच भरी थी, और उसकी दीवार पर चौक से ये भयानक संदेश लिखा हुआ था। एक तरफ पंजाब में जहां 55,000 सैनिक नाकाम हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता में हालात और भी ज्यादा विस्फोटक होने का डर था, और वहां शांति बनाए रखने के लिए एक भी सैनिक नहीं था। माउंटबेटन को अब एक चमत्कार की जरूरत थी, इसलिए वो सीधे महात्मा गांधी के पास गए और उनसे एक बहुत ही अजीब सी गुजारिश की। उन्होंने कहा, आप कलकत्ता में मेरे 1 मैन बाउंड्री फोर्स बन जाइए। उनका मानना था कि जो काम एक पूरी फौज नहीं कर सकती, शायद वो गांधी जी अकेले अपनी शख्सियत से कर सकते हैं। और गांधी जी ने ये चुनौती मान ली। वो कलकत्ता के एक टूटे फूटे घर में सूरावर्दी के साथ रहने लगे, वही सूरावर्दी जिसे हिंदू अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मानते थे। जब कुछ दिनों बाद हिंसा फिर भड़की तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके इस कदम ने पूरे शहर को शर्मिंदा करके रख दिया और शांति कायम करने पर मजबूर कर दिया। तो एक तरफ जहां गांधी जी दिलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश को जोड़ने की एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी, रियासतों का एकीकरण। अंग्रेज तो जा रहे थे, लेकिन जाते जाते भारत के नक्शे पर 500 से ज्यादा छेद छोड़कर जा रहे थे। ये थीं 565 रियासतें, और इनके राजाओं के पास 3 विकल्प थे: भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर आज़ाद रहें। इनमें से कुछ रियासतें तो इतनी बड़ी थीं कि यूरोप के कई देशों से भी बड़ी थीं। सोचिए, अगर ये सब आज़ाद हो जाती तो भारत का नक्शा एक स्विस चीज जैसा दिखता। सरदार पटेल इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे।
उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर इस नामुमकिन से लगने वाले काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी, साम, दाम, दंड, भेद। और इसमें नेहरू का एक मास्टर स्ट्रोक भी शामिल था। उन्होंने माउंटबेटन से आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने रहने को कहा ताकि राजाओं पर उनका शाही प्रभाव इस्तेमाल किया जा सके। इस पूरे प्रोसेस में कई नाटकीय मोड़ भी आए। जोधपुर के युवा महाराजा ने जिन्ना से चुपचाप मुलाकात की। जिन्ना ने तो उन्हें खाली चेक थमा दिया, लेकिन जब वीपी मेनन ने उन्हें जैसे तैसे भारत में शामिल होने के लिए मना लिया तो हस्ताक्षर करने के ठीक बाद महाराजा ने मेनन पर पिस्तौल तान दी। और शायद सबसे अजीब कहानी तो जूनागढ़ की थी। वहां के नवाब ने अपने 2000 कुत्तों को बचाने के लिए पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी ने यह बता दिया था कि भारत सरकार उनके कुत्तों को जहर दे देगी। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना ने राज्य को घेरा, नवाब साहब अपने कुत्तों के साथ कराची भाग गए। तो ज्यादातर रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए एक कानूनी दस्तावेज का इस्तेमाल हुआ, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। लेकिन एक राज्य का विलय इतना सीधा साधा नहीं था, और वो राज्य था कश्मीर। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, वो तो आज़ाद रहने का सपना देख रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला कर दिया तो उनके पास भारत से मदद मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। यहां हमलावरों की एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। वो बारामूले में लूटपाट करने में इतने बिजी हो गए कि भारतीय सेना को श्रीनगर हवाई अड्डे को सुरक्षित करने का क्रूशल समय मिल गया। अच्छा, जूनागढ़ में क्या हुआ? नवाब के भाग जाने के बाद वहां के लोगों से उनकी राय पूछी गई। एक जनमत संग्रह हुआ, और जैसा कि यहां दिख रहा है, फैसला पूरी तरह से एक तरफा था। लोगों ने भारी बहुमत से भारत के साथ जाने का फैसला किया और नवाब के फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया। तो 1947 की कहानी असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ बंटवारे की ऐसी भयानक त्रासदी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ 565 टुकड़ों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाने का चमत्कार हो रहा था। ये त्रासदी और ये जीत दोनों ही भारत के जन्म का सच है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सरदार पटेल और वीपी मेनन जैसे लोगों के बिना आज हम जिस भारत को जानते हैं, शायद उसका वजूद ही नहीं होता। आज़ादी की कहानी सिर्फ बंटवारे के दर्द की नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र को एक साथ जोड़ने के असाधारण जज्बे की भी है। बंटवारा एक भयानक त्रासदी थी और एकीकरण एक चमत्कार। तो सवाल ये उठता है कि 1947 की ये दोहरी विरासत आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की नियति को, उनकी डेस्टिनी को कैसे आकार दे रही है।